हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैटजी। बच्चों, अल्कोहल फिनॉल ईथर टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे ईथर के बारे में। वी विल लर्न मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर एंड इट्स रिएक्शंस। ठीक है, तो शुरू किया जाए। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ईथर से। ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करने के लिए मुझे चाहिए होगा प्रोटिक एसिड जैसे कि H2SO4 या H3PO4। अब यहां समझना हमें यह बात है कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन यूनिमॉलिक्यूलर हो सकता है या बाइमॉलिक्यूलर हो सकता है। यूनिमॉलिक्यूलर या बाइमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर का क्या मतलब है? यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है आप एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल को देखिए और इसको मैं लिख लेता हूं CH2H। तो यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब आप एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल को देखिए और इसी में से H2O बाहर निकाल दीजिए। अगर आप यहां से H2O बाहर निकाल देंगे यू विल गेट एल्कीन एज प्रोडक्ट। तो ये है यूनिमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन जो कि होता है एट हायर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर पे ये यूनिमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा। और अगर मैंने टेम्परेचर कम रखा, ठीक है, देन आई कैन हैव बाइमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। बाइमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन का मतलब आप इसको समझ सकते हैं एज इफ आपके पास अल्कोहल का दो मॉलिक्यूल था C2H5OH एंड C2H5OH और दोनों मिला के आपने ये H2O बाहर निकाल लिया। ठीक है, इन दैट केस यू विल गेट ईथर एज प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल्स को मिला के अगर आपने डिहाइड्रेशन किया, बाइमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन किया, तो आपको ईथर मिलेगा। ठीक है, ये कहां हो रहा है? ये हो रहा है लोअर टेम्परेचर पे। समझा जाए कि कैसे हम लोग बाइमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन करा के बना रहे हैं ईथर। सो बाइमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन ऑफ अल्कोहल्स गिव्स ईथर। इट इज लीस्ट एक्सपेंसिव एंड इट इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। कॉस्ट कम होने की वजह से ही इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। लेबोरेटरी में प्रिपरेशन के लिए इस मेथड का बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इट कैन राइज, हमें 140 डिग्री पे डिहाइड्रेशन कराने पे बाइमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, लेकिन हम टेम्परेचर अगर नहीं कंट्रोल कर पाए, ये 150, 160 या 170 अगर पहुंच गया, इन दैट केस मेजर प्रोडक्ट विल कम फ्रॉम एलिमिनेशन। ठीक है, मुझे यूनिमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन से मेजर प्रोडक्ट एल्कीन मिलने लगेगा। अगला बात किया जाए, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिंपल सिमेट्रिकल ईथर्स। ठीक है, तो जो ईथर हम बना सकते हैं वो सिमेट्रिकल होगा। सिंपल इन द सेंस कि केवल 1 डिग्री अल्कोहल का ही हम कंडेंसेशन करेंगे। समझा जाए, टू फॉर्म ईथर अल्कोहल मस्ट हैव एन अनहिंडर्ड primary alkyl group and temperature must not be allowed to rise too high। अगर ऐसा हम कर पाए तभी हम बाइमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमने सेकेंडरी या टर्शरी एल्किल ग्रुप ले लिया है या टेम्परेचर मेरा 170 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया, ठीक है, उन केस में मुझे यूनिमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन से एल्कीन प्रोडक्ट मिल जाएगा। आइए हम लोग मैकेनिज्म से बाइमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन को समझा जाए। तो यहाँ पहले स्टेप में हम लोग जो अल्कोहल है उसका प्रोटोनेशन कराएंगे ताकि हम पुअर लिविंग ग्रुप OH- को कन्वर्ट कर दें एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप H2O में। और ऐसा करने के बाद हम लोग सोचेंगे कि जो दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल था, इट विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल फॉर SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो SN2 मैकेनिज्म से
ये न्यूक्लियोफाइल का इधर अटैक सोचेंगे, बैक साइड अटैक, और ये H2O जो कि एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा। एज ए रिजल्ट वी विल गेट प्रोटोनेटेड ईथर, और लास्ट स्टेप में हम लोग प्रोटोनेटेड ईथर का डीप्रोटोनेशन समझेंगे और फाइनल प्रोडक्ट ईथर मुझे मिल जाएगा। अब समझा जाए कि मुझे क्यों यहां प्राइमरी एल्किल ग्रुप की रिक्वायरमेंट थी। वजह यह है कि अगर आपका एल्किल ग्रुप पे हिंड्रेंस होगा, ठीक है, तो इस SN2 रिएक्शन को परेशानी होगी। यहां SN2 पे E2 कंपीट कर जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो भी ऐसा काम हो सकता है। आगे चला जाए, यहां पे अगर मैंने 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल सबस्ट्रेट लिया तो उस केस में ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से ना होके SN1 मैकेनिज्म से होगा, लेकिन ऐसा होने पे एलिमिनेशन विल कंपीट ओवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो मुझे दोनों तरफ से सतर्क रहना है, अपने एल्किल ग्रुप पे हिंड्रेंस को भी कम रखना है, साथ ही साथ टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना है। ठीक है, अगला बात, बाइमोलिकुलर डिहाइड्रेशन इज नॉट एप्रोप्रिएट टू फॉर्म अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए इट इज नॉट एप्रोप्रिएट। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना चाहते हैं तो मुझे 2 अल्कोहल्स का मिक्सचर लेना पड़ेगा, और इस केस में अगर SN2 रिएक्शन होता भी है देन आई विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मुझे सेल्फ बाइमोलिकुलर कंडेंसेशन से सिमेट्रिकल ईथर भी मिलेगा और क्रॉस कंडेंसेशन से, बाइमोलिकुलर कंडेंसेशन से मुझे क्रॉस प्रोडक्ट ईथर भी मिलेगा, लेकिन इस केस में मुझे मिक्सचर ऑफ ईथर्स मिलेगा। ठीक है, सो आई विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर बात कर ली जाए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर, तो यहां हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल लेना प्रिफर करते हैं, ठीक है, ओवर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स। अगला ईथर बनाने का तरीका होगा एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, जब हम लोग OMD पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी, अगर OMD में मैं वाटर की जगह अल्कोहल सॉल्वेंट ले लूं तो उस केस में मुझे ऑक्सी मर्क्यूरेशन ना होके एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन हो जाएगा। ठीक है, आई विल नॉट गेट अल्कोहल एज प्रोडक्ट बट ईथर विल बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। OMD का स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसका रिजियो सेलेक्टिविटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है, ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं। आगे चला जाए और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ा जाए ईथर सिंथेसिस का, और ये है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में होता क्या है, मेरे पास एक एल्कोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल होता है जो कि अटैक करेगा R-Lg पे। सो दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का हम लोग अटैक कराएंगे R-Lg पे वाया SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो Lg माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और वी विल गेट ROR- प्रोडक्ट। ये बॉन्ड अभी नया बना है, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म से बना है, बैक साइड अटैक से। मैकेनिज्म की बात की जाए तो सबसे पहले बात कर लिया जाए कि हम लोग न्यूक्लियोफाइल कैसे जनरेट करेंगे। अगर मेरे पास अल्कोहल सबस्ट्रेट है तो मैं उससे एल्कोक्साइड बना सकता हूं बाय रिएक्शन विथ मेटल लाइक सोडियम और पोटेशियम। साथ ही साथ आपको ध्यान देना होगा कि आप एल्कोक्साइड से स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल NaH। ठीक है, तो यहां से जो H2 बनेगा, H2 इज वीकर एसिड देन ROH। ROH का pK वैल्यू कुछ 16 to 18 के करीब और H2 का तो 42 के करीब होता है। ठीक है, तो स्टेप 1 है मेरा जनरेशन ऑफ द एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल।
ये न्यूक्लियोफाइल मैंने जनरेट कर लिया। अब ये एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा R-Lg पे वाया SN2 मैकेनिज्म। क्योंकि मुझे यहाँ SN2 मैकेनिज्म चाहिए, दैट्स व्हाई आई विल टेक गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप जैसे कि टॉसिलेट, ट्रिफ्लेट, ठीक है, या I-, Br-, Cl-, ये लोग भी बढ़िया लिविंग ग्रुप होते हैं। साथ ही साथ जो मेरा R' है उस पे हिंड्रेंस कम होना चाहिए, प्रिफरेबली 1 डिग्री, लेकिन अगर आप 2 डिग्री भी लेते हैं तो भी काम हो सकता है। एंड वी विल गेट ईथर एज द फाइनल प्रोडक्ट। यहां पे भी समझा जाए, क्योंकि RO- न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है, hence E2 mechanism competes with SN2। अगला बात, R' that cannot be used, ठीक है। आप समझते हैं कि कौन कौन सा R'-Lg लेने पे आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर में परेशानी होगी। ऐसा स्टेरिकली हिंडर्ड R' हो सकता है, 3 डिग्री R', ठीक है, जैसे कि टर्शरी ब्यूटाइल। साथ ही साथ आप समझ सकते हैं कि अगर मैंने विनाइल या फिनाइल टाइप का लिया तो भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप और रिंग के बीच में या लिविंग ग्रुप और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में होंगे। इस वजह से लिविंग ग्रुप पार्शियल डबल बॉन्ड बना के बैठा होगा, वो निकलेगा नहीं, SN2 रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अगर हम बात कर लें नियोपेंटाइल टाइप का, तो नियोपेंटाइल में क्या होगा, यू विल हैव बीटा हिंड्रेंस, जिसकी वजह से SN2 रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल कर लिया जाए हम लोग विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस का। तो देखिए, ये मैंने अल्कोहल लिया है, पहले स्टेप पे मैं इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, ठीक है। Na+ विल रिप्लेस H+। तो यहां पे अगर मैं पहला स्टेप देख लूं तो ये हो जाएगा, ये अल्कोहल से बन गया एल्कोक्साइड आयन, और दूसरे स्टेप पे ये एल्कोक्साइड आयन जो है ये SN2 रिएक्शन करेगा। हमारा बढ़िया लिविंग ग्रुप है, यहाँ टॉसिलेट उसको बाहर निकाल देगा, और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा CH2CH3, ठीक है। तो यहाँ पे ये O- आके लग गया, ठीक है, और मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहां मैं अपने सबस्ट्रेट अल्कोहल को रिएक्ट करा रहा हूं NaH के साथ, ठीक है। अगेन यहाँ पे इसको हम सोच सकते हैं Na+H-, तो सोडियम हाइड्राइड ये है, ठीक है, ये H- यहां से H+ को बाहर लेके चला जाएगा, देयर विल बी लॉस ऑफ H2 एंड आई विल गेट एल्कोक्साइड आयन। और ये जो एल्कोक्साइड आयन है अगले स्टेप में SN2 रिएक्शन करेगा, ठीक है, और यहां से ये जो I है इसको I- के फॉर्म में बाहर निकाल देगा, एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी दिस। अगला देखा जाए, ठीक है, यहां मैंने क्या लिया है, यहां मैंने फिनॉल को लिया है, फिनॉल को लिया है, और इसीलिए मैं यहां NaOH को बेस की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि बनने वाला जो H2O है उसका pK वैल्यू 15.7, जबकि फिनॉल का होता है 10, ठीक है। यहां पे मैं NaOH का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि अल्कोहल जो है वो कम एसिडिक है वाटर से, तो यहां हम NaOH का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड वी विल कन्वर्ट फिनॉल इनटू फिनॉक्साइड आयन, कॉन्जुगेट बेस पे मैंने कन्वर्ट कर दिया। अगला स्टेप होगा, ये हिस्सा नॉर्मल ब्यूटाइल पे अटैक करेगा और ये Cl- को बाहर निकाल देगा, एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है, ये है मेरा फिनॉक्साइड आयन, और ये N ब्यूटाइल पे इसने अटैक किया है, तो ये 1 2 3 4, ठीक है। सो दिस विल बी माय फाइनल प्रोडक्ट। आगे चला जाए और नेक्स्ट हम लोग पढ़ा जाए रिएक्शंस ऑफ ईथर, ठीक है। तो ईथर के बारे में पहले कुछ हम लोग जनरल बात कर लिया जाए। तो सबसे पहली बात है, ईथर्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस और न्यूक्लियोफाइल। ऐसा क्यों है? तो आप देखिए ईथर में ये ऑक्सीजन जो है इसके पास लोन पेयर है,
और ये जो R और R' इसके साथ लगा है एल्किल ग्रुप, ये अपने प्लस आई इफेक्ट के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी को बढ़ा रहा है। यही वजह है कि हमारे ईथर का नेचर खुद ही न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक है तो ये कहाँ जाना चाहता है, कहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे इलेक्ट्रोफाइल के पास, ठीक है। और यही वजह है कि अगर आप बेस या न्यूक्लियोफाइल लेके आएंगे तो यहां भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा है, ईथर के पास भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक है। दो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। यही वजह है कि हम लोग ईथर का इस्तेमाल करते हैं एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। ईथर बहुत रिएक्टिव नहीं होते। तो आइए हम लोग कुछ सॉल्वेंट के बारे में पढ़ लिया जाए, ठीक है। यहां कुछ सॉल्वेंट हैं, उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसका नाम हमको लिखना है, तो इसको देखा जाए, ठीक है। दिस इज डाई इथाइल, यहां 2 कार्बन है, 1 2, सो दिस इज डाई इथाइल ईथर। कॉमनली इसी को हम लोग ईथर कहते हैं। अगला है THF, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन, ठीक है। बेसिकली ये मॉलिक्यूल फ्यूरेन था, ठीक है, और फ्यूरेन में आपने ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये बॉन्ड तोड़ दिया, अब एक एक वैलेंसी जो इन चारों कार्बन पे खाली हुई है उन सब जगह आपने हाइड्रोजन लगा दिया, तो बेसिकली आपने 4 हाइड्रोजन लगाया, दैट्स व्हाई द नेम इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अगला देखा जाए, अगर ये फ्यूरेन था तो ये जो है ये पाइरेन सोच सकते हैं आप, और इसको कहेंगे टेट्राहाइड्रो पाइरेन। अगला देखा जाए, दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 1,4 डाईऑक्सेन। नेक्स्ट इसको देखा जाए, ठीक है, तो ये है, ये इतना हिस्सा देखिए, दिस इज मिथॉक्सी, ठीक है, ये भी मिथॉक्सी, एंड हेंस द नेम इज डाईमिथॉक्सी इथेन। सो इट इज डाईमिथॉक्सी इथेन। ये लास्ट वाला देखा जाए तो ये हिस्सा है मिथाइल एंड दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, सो नेम इज टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। तो ये सभी के सभी ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम है। वापस इधर देखा जाए तो हम बात करें कि ईथर जो है ये न्यूक्लियोफाइल के साथ और बेस के साथ तो रिएक्ट नहीं करता है। यही वजह है कि हम लोग ईथर को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। लेकिन अगर हम स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन लें जिसमें हम ईथर को प्रोटोनेट कर दें, एक बार मैंने अपने ईथर को प्रोटोनेट कर दिया, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका नेचर न्यूक्लियोफिलिक है और अगर सिस्टम में H+ मौजूद है तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है H+ को, इट विल गेट प्रोटोनेटेड। और ये जो प्रोटोनेटेड ईथर है इसमें आप समझ सकते हैं कि अब, ठीक है, ये जो R-O- पुअर लिविंग ग्रुप था ये कन्वर्ट हो गया है एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप R-OH में। और यही वजह है कि अगर अब कोई न्यूक्लियोफाइल आया तो ये अटैक कर सकता है R पे, R-OH जो है ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा एंड यू कैन हैव SN1 और SN2 रिएक्शंस। ठीक बात है। आगे चला जाए और अब हम लोग पढ़ा जाए रिएक्शंस ऑफ ईथर। सबसे पहला रिएक्शन है विथ कॉन्क HBr और कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HI। आप समझिए यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड HX क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि आपको पहले ईथर को प्रोटोनेट करना है, प्रोटोनेटेड ईथर ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पहली बात, कॉन्क HCl कैन नॉट बी यूज्ड एज Cl- इज कंपैरेटिवली वीकर न्यूक्लियोफाइल। तो ये रिएक्शन HI के साथ होगा, HBr के साथ होगा, HCl के साथ रिएक्टिविटी काफी कम होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि HI का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा HBr से, विच विल बी मच ग्रेटर देन HCl। और जब HCl ही नहीं रिएक्ट कर रहा है तो HF के रिएक्टिविटी का तो सवाल ही नहीं होता। आगे देखा जाए
only SN reaction as X minus oblique H2O is too weak for E2। ठीक है, आपका जो Br माइनस है, I माइनस है, या सिस्टम में आपने कॉन्क HX भी लिया है तो थोड़ा जो वाटर मौजूद है वो बहुत ही वीक बेस है, वो E2 रिएक्शन नहीं करा पाएगा। अगर थोड़ा बहुत इवन रिएक्शन हो भी गया जिससे मुझे माइनर प्रोडक्ट एल्कीन मिल रहा है, तो ये एल्कीन फिर से HX के साथ रिएक्ट कर जाएगा, देयर विल बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और एल्कीन वापस HX के साथ रिएक्ट करके RX प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, सेम प्रोडक्ट जो मुझे SN रिएक्शन से मिल रहा था। अब बात कर लिया जाए कुछ रिएजेंट्स जो हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हमको रिएजेंट दे सकता है कॉन्क HI। ठीक है, अगर रिएजेंट आपके पास है कॉन्क HI तो उस केस में आपके पास अगर R या R' में से कोई भी 3 डिग्री है तो आपका रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा SN1। ठीक है, और R और R' में से कोई भी 3 डिग्री अगर नहीं है, R R' दोनों 2 डिग्री या 1 डिग्री हैं, तो उस केस में डोमिनेटिंग मैकेनिज्म होगा SN2। ठीक है, अगर मैंने कॉन्क HI के साथ रिएक्शन कराया है, एक इक्विवेलेंट ही लिया है HI का, देन आई विल गेट RI एंड ROH। तो एक एल्किल हैलाइड बना और एक एल्कोहल बना। ठीक है, इसकी जगह अगर मैंने डाइल्यूट या एक्वियस HI लिया होता तो आप समझिए यहां पे जो RI बना होगा वो फिर से रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ एंड यू विल गेट एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ R वाले साइड से भी एल्कोहल और R' वाले साइड से भी आपको एल्कोहल मिलेगा, तो बेसिकली 2 एल्कोहल मिल गए आपको। अगर इसकी जगह आपने एक्सेस में लिया होता HI को या हॉट HI लिया होता तो उस केस में क्या होता कि यहाँ जो R' बना है ये फिर से HI के साथ रिएक्ट करके ये भी R' बना देता। तो इस केस में मुझे दोनों एल्किल आयोडाइड प्रोडक्ट ही मिलेगा। ठीक है, और लास्ट अगर मैं एनहाइड्रस HI रिएजेंट ले लूं तो अगर एनहाइड्रस HI है तो आप समझिए SN1 रिएक्शन में जो कार्बोकैटायन बनता है उसका सॉल्वेशन होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास एनहाइड्रस HI है तो उसका सॉल्वेशन नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि एनहाइड्रस HI के साथ कभी भी SN1 रिएक्शन हो ही नहीं सकता। देयर कैन बी ओनली SN2 रिएक्शन। ठीक है, और इस केस में भी आपको एल्किल आयोडाइड और एल्कोहल प्रोडक्ट मिल जाएगा अगर SN2 रिएक्शन पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, चलिए आगे चला जाए, कुछ और बातें जाना जाए। हम बात कर चुके हैं कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है HI ग्रेटर देन HBr मच ग्रेटर देन HCl। ठीक है, अगला बात कर लिया जाए, अगर मेरे पास एनी सॉल्ट टाइप का, ठीक है, ईथर है तब क्या देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होगा रिंग पे। ठीक है, देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ठीक है, और ऐसे केस में आप समझिए देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन द रिंग एंड ऑक्सीजन, और ये बॉन्ड तो नहीं टूटेगा। यही वजह है कि हमेशा ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, एल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि एरिल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, तो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन द रिंग एंड ऑक्सीजन दिस बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन एंड वी ऑलवेज गेट phenol as one of the product। तो phenol is one of the product। ठीक है, ये हमेशा मिलेगा क्योंकि ये बॉन्ड इधर से ही टूटना है। आप सोच सकते हैं HI आएगा तो बेसिकली ऐसे लग जाएगा। अब ये I जो है इधर किस मैकेनिज्म से आएगा, तो यहां तो अगर CH3 है तो ये मैकेनिज्म होगा SN2, और अगर इसी की जगह ये टर्शरी ब्यूटाइल होता तो उस केस में मैकेनिज्म हो जाता है SN1, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल से आप स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म जो है वो SN1 या SN2 हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कैसा R मिल रहा है, R कैसा कार्बोकैटायन जनरेट कर सकता है। लेकिन फिनॉल एक प्रोडक्ट हमेशा मिलेगा। और अगली बात भी कर लिया जाए, अगर आप एक्सेस में ले लें HI, हॉट HI ले लें, उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि फिनॉल बन गया तो वो फर्दर HI के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। आपने पढ़ा है कि फिनॉल जो है उसका रिएक्शन होगा या तो बेंजाइन मैकेनिज्म से या SN2AR से, तभी वो सब्स्टिट्यूट हो पाएगा। ठीक है, और यहां तो उसके लिए रिएजेंट अवेलेबल नहीं है, यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि फिनॉल का OH, ठीक है, ये बाहर नहीं निकलेगा, उसकी जगह आयोडीन नहीं लग सकता। आपको फिनॉल से, ठीक है, आइडोबेंजीन नहीं मिल पाएगा। ये बात समझ में आ गया? आगे चला जाए। अगला चीज कहा जाए कि फिनॉल जो है इसमें अगर R या R' में से कोई भी एक 3 डिग्री है, कोई भी अगर 3 डिग्री है तो मैकेनिज्म SN1, और अगर दोनों 1 डिग्री या 2 डिग्री हैं, कोई भी 3 डिग्री नहीं है, तो उस केस में मैकेनिज्म SN2। ऐसा होगा फॉर प्रिपरेशन एज वेल एज रिएक्शंस ऑफ ईथर। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को अब और बेटर समझा जाए। क्वेश्चन इज राइट द प्रोडक्ट। आप ये क्वेश्चंस कॉपी कर लीजिए, पहले अटेम्प्ट कर लीजिए और उसके बाद वीडियो आगे प्ले करिएगा। तो क्वेश्चन ABC, नेक्स्ट यू विल सी D, E and F। नेक्स्ट G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, ये देखा जाए Q, R, S, T। रिएजेंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कहीं हॉट या एक्सेस HI लिया है, कहीं एक्वियस HI लिया है, कहीं कहीं एनहाइड्रस HI लिया है। आप सारे रिएजेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इतने क्वेश्चंस हैं, आप पहले खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद वीडियो आगे प्ले करिएगा। चलिए अब हम लोग डिस्कशन शुरू किया जाए। तो सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मुझे रिएजेंट क्या मिला है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब आप मान के चलेंगे कि रिएक्शन हो रहा है कॉन्क HI के साथ, ठीक है। सो रिएक्शन इज विथ कॉन्क HI, ठीक बात है। अब समझा जाए, यहां ये R और ये R', क्या कोई भी 3 डिग्री है? अगर कोई भी 3 डिग्री नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन का मैकेनिज्म होने जा रहा है SN2। अगर ये SN2 मैकेनिज्म है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि फर्स्ट स्टेप विल बी प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। प्रोटोनेशन ऑफ ईथर करेंगे आप प्रोटोनेटेड ईथर बनाएंगे। दिस इज OH प्लस एंड दिस इज CH3। अब इस प्रोटोनेटेड ईथर पे, ठीक है, आपको समझना है SN2 मैकेनिज्म से बेसिकली यहां I- का अटैक होना है, और I- को अगर SN2 मैकेनिज्म से अटैक करना है, सो SN2 अटैक विल बी ऑन लेस हिंडर्ड कार्बन। तो लेस हिंडर्ड कार्बन पे ये I- अटैक करेगा। तो इस कार्बन को देखिए और इस कार्बन को देखिए, कौन सा कार्बन लेस हिंडर्ड है? आपको पता है ये कार्बन लेस हिंडर्ड है, तो यहां अटैक कराइए और इसको लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाल दीजिए एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट एज CH3I प्लस CHOH CH3, ठीक है। तो यहां मुझे प्रोडक्ट क्या मिल गया? आई विल गेट मिथाइल आयोडाइड एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आप समझेंगे स्टेप 1 इज प्रोटोनेशन। स्टेप 1 इज प्रोटोनेशन।
प्रोटोनेशन आपने करा दिया, प्रोटोनेटेड ईथर बना दिया। अब आपके पास एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है। फिर आप प्रोटोनेटेड ईथर में SN1 या SN2 सोचिए, डिपेंडिंग अपॉन R और R डैश आपको कैसा मिल रहा है। ठीक है, क्या वो स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता है? 3 डिग्री है क्या? अगर स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता है तो उस केस में SN1 मैकेनिज्म, अदरवाइज SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में I- का अटैक लेस हिंडर्ड कार्बन पे कराइएगा। ठीक है, अगला इसको देखा जाए। अगेन पहला स्टेप क्या किया जाए, ईथर को प्रोटोनेट कर दिया जाए, CH3OH प्लस एंड दिस इज CCH3 थ्राइस। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, मैंने प्रोटोनेट कर दिया ईथर को। ये मेरे पास ईथर था, मैंने इससे प्रोटोनेटेड ईथर बना दिया। प्रोटोनेटेड ईथर में मेरे पास बढ़िया लिविंग ग्रुप है ROH। ठीक है, अब बात किया जाए, क्योंकि इसमें ये वाला साइड जो है, ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, इसका मतलब यहां मैकेनिज्म क्या होने जा रहा है, SN1। अगर SN1 मैकेनिज्म है यानी आप ये समझें कि यहाँ पे इसको पहले तोड़ दीजिए और कार्बोकेटायन बना दीजिए, तो आपको एक प्रोडक्ट मिल गया यहां से CH3OH और साथ ही साथ आपको 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिल गया। अब ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, इस पे I- अटैक करेगा एंड यू विल गेट टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो दो प्रोडक्ट आपको क्या मिले, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। सो टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड और आपको मिला मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहां पे भी पहला स्टेप आपको क्या करना है, प्रोटोनेशन। चलिए मैं यही प्रोटोनेटेड करके इसको प्रोटोनेटेड ईथर बना दूं। अब देखिए ये वाला साइड ये 3 डिग्री है, ये वाला कार्बन ये भी 3 डिग्री है, तो ये कार्बन भी 3 डिग्री है, ये कार्बन भी 3 डिग्री है। अब क्या किया जाए, आपको ये तो पता है कि मैकेनिज्म SN1 है। ठीक है, आपको स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना चाहिए। किस साइड से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, तो इस साइड देखिए, अगर आप कार्बोकेटायन बनाएंगे, ठीक है, इट विल हैव 9 अल्फा हाइड्रोजन, और इस साइड से अगर आप कार्बोकेटायन बनाएंगे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा और एक साइड रिंग का रेजोनेंस भी मिलेगा। आपको पता है कि रिंग पे रेजोनेंस, ठीक है, और 6 अल्फा हाइड्रोजन के साथ उस साइड बनने वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। यही वजह है कि आप इसको इधर तोड़ेंगे, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएंगे, PH CH3 प्लस, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन आपने बनाया। ठीक है, और इधर से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना दिया। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज द लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा का पूरा हिस्सा ये लिविंग ग्रुप है यहाँ। ठीक है, तो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, आपको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एक प्रोडक्ट मिल गया। और अब इस कार्बोकेटायन पे आप सोचिए कि I- का अटैक होगा। ठीक है, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ PH CCH3 ट्वाइस I। ठीक बात है, आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए। यहां पे देखा जाए, यहां आपको दिख रहा है कि ये कार्बन भी 1 डिग्री है, ये कार्बन भी 1 डिग्री है। इसका मतलब मैकेनिज्म क्या होने जा रहा है, SN2। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, प्रोटोनेट कर दीजिए ईथर को। यही मैं प्रोटोनेटेड ईथर बना देता हूं। तो ये हो गया मेरे पास प्रोटोनेटेड ईथर। और अब इस स्टेप पे आप सोचिए कि आपको I- का अटैक कराना है। I- कहां अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड कार्बन पे। तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल, इस कार्बन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन इथाइल, तो मिथाइल छोटा है, इथाइल बड़ा है, यानी I- का अटैक इस साइड होगा। ठीक बात है, एंड ये पूरा का पूरा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो यहां से आपको मिल गया CH3 CH2 CH2OH जो कि लिविंग ग्रुप था। ठीक है, और यहां से CH2I
CH3। अगला इसमें देखा जाए, ठीक है, यहां भी पहला स्टेप आप क्या करेंगे, ईथर को प्रोटोनेट कर दीजिए, और क्योंकि ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ठीक है, तो ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। अगेन मैकेनिज्म क्या होने जा रहा है यहाँ पे, मैकेनिज्म विल बी SN2, क्योंकि किधर से भी स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं मिल रहा होगा आपको। SN2 है, यानी I- का अपने को अटैक कराना है। I- विल अटैक लेस हिंडर्ड कार्बन। ये कार्बन तो 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, तो अटैक हमेशा लेस हिंडर्ड 1 डिग्री कार्बन पे होगा, इस पे अटैक कराइए, और ये पूरा का पूरा लिविंग ग्रुप। तो आपको इस बार लिविंग ग्रुप की तरह, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिल जाएगा, IPROH। ये पूरा लिविंग ग्रुप की तरह यहां से बाहर निकल गया, ठीक है, और इस तरफ से आपको मिल गया N प्रोपाइल आयोडाइड। अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहां ये कार्बन ये भी 3 डिग्री है, ये कार्बन ये भी 3 डिग्री है, तो आपको पता है मैकेनिज्म क्या होने जा रहा है, SN1। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन किधर से मिलेगा, इस कार्बन से मिलेगा, क्योंकि यहाँ 2-2 रिंग का रेजोनेंस है। तो पहला स्टेप किया जाए, इस ईथर को प्रोटोनेट कर दिया जाए और इसको लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। सो यू विल हैव टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल एज लिविंग ग्रुप and there will be generation of carbocation PH CH3, यहां प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन यही RDS होगा। SN1 मैकेनिज्म में जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन RDS होता है। सेकेंड फास्ट स्टेप में क्या होगा, I- कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट एज PH2 CCH3I, ठीक है। आगे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हम बात कर चुके हैं कि यहां रिंग और इसके बीच तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, बॉन्ड तो यहीं से टूटना है, ठीक है। तो पहला स्टेप किया जाए, ईथर को प्रोटोनेट कर दिया जाए, यू विल गेट दिस प्रोटोनेटेड ईथर, ठीक है। और मैकेनिज्म क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये वाला 1 डिग्री है, तो मैकेनिज्म होगा SN2, बेसिकली I- आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये पूरा का पूरा लिविंग ग्रुप की तरह बाहर, एंड यू विल गेट फिनॉल PHOH प्लस CH3I। ये CH3I यहाँ पे बना है किससे, SN2 मैकेनिज्म से। यहाँ पे ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री, यानी मैकेनिज्म क्या होगा, SN1। सबसे पहले इसको प्रोटोनेटेड ईथर बना दीजिए और यहाँ कार्बोकेटाइन पहले बनाइए, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सो यू विल गेट लिविंग ग्रुप इज PHOH, फिनॉल लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे यू विल गेट कार्बोकेटाइन, तो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन आपको मिल गया। इस टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन पे अब आप I- का अटैक समझिए एंड यू विल गेट CH3 थ्राइस Ci टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। अगला देखा जाए, यहां ऑक्सीजन के दोनों तरफ रिंग लगा हुआ है, यानी यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड। इसका मतलब इस बार तो किधर से भी कोई भी बॉन्ड तोड़ नहीं सकते आप, कोई भी बढ़िया लिविंग ग्रुप है नहीं, यानी देयर विल बी नो रिएक्शन। ना तो यहां SN1 हो पाएगा, ना तो SN2 हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों तरफ पार्शियल डबल बॉन्ड बना के बैठा है। तो बेंजोफिनोन जो है इसका रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे देखा जाए, इसको देखिए, यहां ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ तो डबल बॉन्ड बना के बैठा है, देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड इस रिंग के साथ। दूसरी तरफ ये जो लगा हुआ है, ठीक है, बाईसाइक्लो कंपाउंड, इसको मैं ऐसे ही बना सकता हूं, ऐसे भी बना सकता हूं। इस पे SN2 अटैक नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला 3 डिग्री है, और साथ ही साथ आप ब्रिज हेड पे प्लस चार्ज भी नहीं ले जा सकते, यानी ना तो आप यहाँ पे SN2 करा पाएंगे क्योंकि ये 3 डिग्री है, बैक साइड से ये रिंग जो है वो केज लाइक स्ट्रक्चर, इसको तोड़ के न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर नहीं पाएगा। साथ ही साथ अगर आपने यहां प्लस चार्ज लगा दिया तो ब्रेड्स रूल इसको जो है अलाउ नहीं करता, ठीक है,
कि आप ब्रिज हेड पे प्लस चार्ज रख पाए इस छोटे रिंग में, तो SN1 भी नहीं हो पाएगा। यानी अगेन देयर विल बी नो रिएक्शन, न SN1 न ही SN2। ठीक है, आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन में देखिए, तो इस एंड से ना तो SN1 होना है ना SN2 होना है। कुल मिला के हाँ CH3 वाले एंड से रिएक्शन हो सकता है, और इधर से रिएक्शन कैसा हो सकता है, SN2 रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ईथर को प्रोटोनेट कर दें हम, और समझें कि अब I- का अटैक होगा और ये पूरा लिविंग ग्रुप की तरह बाहर। So there will be SN2 reaction and you will get plus CH3I। ये हो गया मेरा प्रोडक्ट। अगला इसको देखा जाए। ठीक है, तो ये दिखता है 1 डिग्री, ये भी दिखता है 1 डिग्री, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां से मुझे बेंजाइलिक कैटायन मिल सकता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है। तो गलती से यहां SN2 रिएक्शन नहीं करा लीजिएगा, दिस इज केस ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले चला जाए ईथर को प्रोटोनेट किया जाए, और क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल बन सकता है इसलिए कार्बोकैटायन बना लिया जाए PHCH2+, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, ये एक स्टेबल कार्बोकैटायन है, इसीलिए SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रहा है। CH3OH ये लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल गया, और अब इस बेंजाइल कार्बोकैटायन पे आप समझिए कि I- अटैक करेगा एंड यू विल गेट PHCH2I, यू विल गेट बेंजाइल आयोडाइड एज द प्रोडक्ट। अगला देखा जाए, यहां पे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन था तो यहां एलाइलिक कार्बोकैटायन बन सकता है। ठीक है, फिर से यही बात किया जाए, सबसे पहले ईथर को प्रोटोनेट कराइए और ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, क्योंकि यहां से बनने वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन बना लिया जाए। ठीक है, लिविंग ग्रुप कौन है, CH3OH। और अब इस एलाइल कार्बोकैटायन पे आप I- का अटैक सोचिए। ठीक है, एंड यू विल गेट एलाइल आयोडाइड एज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल और एलाइल आयोडाइड प्रोडक्ट मिल गया। नेक्स्ट केस देखा जाए, यहां पे देखिए ये हिस्सा तो ठीक है विनाइलिक है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, यानी इस एंड से तो आप तोड़ नहीं पाएंगे। इसको भी ट्रीट करिए आप जैसे आप ठीक है फिनाइल वाला केस, एनिजॉल वाला केस ट्रीट करते थे, बॉन्ड हमेशा इधर से ही टूटना है। और ये CH3 जो है ये 1 डिग्री है, यानी मैकेनिज्म क्या होगा, SN2। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में आप ईथर को प्रोटोनेट कर लीजिए, अगले स्टेप में आप समझिए कि I- जो है आपका इट विल गो फॉर SN2 अटैक एंड यू विल गेट CH2 CHOH, विनाइल अल्कोहल ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल गया। ठीक है, एंड मिथाइल आयोडाइड एज प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। यहां ये जैसे ऑक्सीजन का लोन पेयर ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसे एनिजॉल में ऑक्सीजन का लोन पेयर रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होता था। ठीक है, आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां आपको HI के साथ रिएक्शन कराना है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये कार्बन आपको 3 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, इधर 3 डिग्री कार्बन आपको मिल गया, यानी आपको क्या कराना है, SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन। सबसे पहले ये साइक्लिक ईथर को प्रोटोनेट कर लीजिए। ठीक है, तो साइक्लिक ईथर को मैंने प्रोटोनेट कर दिया। अगला काम हम क्या करेंगे, हम लोग ये बॉन्ड तोड़ देंगे और कार्बोकैटायन बना देंगे। सो कार्बोकैटायन विल बी दिस इज द कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन पे आपको समझना है कि I- का अटैक होगा। ठीक है, हम यही मिटा देते हैं और यही आयोडीन लगा देते हैं।
मैकेनिज्म क्या है? SN1 मैकेनिज्म, ठीक है, क्योंकि यहां स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता था। अगला इसको देखा जाए, यहां रिएक्शन HBr के साथ कराया है, ठीक है, जो HI के साथ कराते थे वही HBr के साथ भी कराना है आपको, लेकिन इस बार HBr एक्सेस में है, ठीक है। देखा जाए कैसे कराएंगे। सबसे पहले हम इसको प्रोटोनेट कर लेते हैं ईथर को, ठीक है। इस बार मैकेनिज्म क्या होगा? SN2, क्योंकि किधर से भी आपको 3 डिग्री कार्बोकेटायन नहीं मिल रहा है, ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं मिल रहा है, तो Br माइनस का अटैक होगा, और सिमेट्रिकल है तो किसी पे भी करा लीजिए, दिस विल गिव और क्योंकि HBr एक्सेस में है, ठीक है, HBr अगर एक्सेस में है इसका मतलब फिर से आप इसका प्रोटोनेशन कराएंगे और फिर से समझेंगे कि Br माइनस अटैक कर रहा है, H2O को लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाल दिया, सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी दिस, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। एक्सेस में HBr होगा तो क्या होगा? अगर अल्कोहल बन भी रहा होगा तो उस अल्कोहल को फिर से HBr के साथ रिएक्ट करा के आप एल्किल हैलाइड बना दीजिएगा। आगे चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से हॉट HI के साथ या एक्सेस HI के साथ, ठीक है, यानी इस बार फिर से आपको दोनों एंड से बनाना है क्या? RI। तो मैकेनिज्म मुझे पता है SN2 है और मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता हूं, इस एंड से भी इस एंड से भी, ठीक है, दोनों एंड से सीधे प्रोडक्ट लिख देते हैं, CH3I प्लस C2H5I, ठीक है। मैकेनिज्म से आप बना के देख लीजिएगा। इसको देखा जाए, एक्वियस HI, एक्वियस HI यानी इस बार H2O प्रेजेंट है, यानी जो RI आपका बन भी रहा होगा ये उसको भी उठा के अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अल्कोहल में ही कन्वर्ट करना है, आपको पता है मैकेनिज्म SN1 है क्योंकि इस तरफ ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, ठीक है। तो कुल मिला के प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? यू विल गेट CH3 थ्राइस COH प्लस CH3OH, ठीक है। आप समझिए जो कार्बोकेटायन बन रहा होगा उस पे I माइनस नहीं, वाटर जो है वही अटैक कर देगा, सॉल्वेंट, ठीक है। यहां पे देखा जाए एनहाइड्रस HI के साथ इस बार रिएक्शन कराया है। एनहाइड्रस HI सिर्फ और सिर्फ SN2 ही देता है, यहां SN1 तो हो ही नहीं पाएगा, तो SN2 मैकेनिज्म है। I माइनस से पूछा जाए कहां अटैक करोगे, ठीक है, प्रोटोनेटेड ईथर पे, सबसे पहले इसको प्रोटोनेट कर दिया जाए, इससे पूछा जाए कि कहां अटैक करोगे, ये कहेगा इस वाले एंड पे, एंड यू विल गेट CH2I, यहां CH3 भी है, CH3 CH2I, ठीक है, और इस एंड से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इस वाले में देखा जाए, ठीक है। ये कार्बन 3 डिग्री है लेकिन SN1 मैकेनिज्म नहीं हो सकता, मैकेनिज्म विल बी SN2 एंड दैट्स व्हाई आप प्रोटोनेटेड ईथर पे, ठीक है, I माइनस का अटैक सोचिएगा, I माइनस विल अटैक लेस हिंडर्ड साइड एंड यू विल गेट टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस CH3I। ये मुझे प्रोडक्ट मिल गया। फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, यहां ये 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री है। एनहाइड्रस HI में तो सिर्फ SN2 मैकेनिज्म हो सकता है लेकिन SN2 3 डिग्री पे होता नहीं है, तो दोनों साइड 3 डिग्री कार्बन है, इस वजह से SN2 नहीं हो सकता। ये एनहाइड्रस है, बनने वाले कार्बोकेटायन को कोई सॉल्वेशन नहीं होगा, ये वजह है कि SN1 भी नहीं हो सकता, तो कुल मिला के ये भी नहीं, ये भी नहीं, सो देयर विल बी नो रिएक्शन, ठीक है। ये बात समझ में आया? आगे चला जाए, जैसा हम लोग अभी कॉन्क HI के साथ रिएक्शन पढ़े हैं तकरीबन वैसा ही हमारा अगला रिएक्शन है एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, ठीक है। एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में मुझे 2 अल्कोहल प्रोडक्ट्स मिलने हैं। SN1 रिएक्शन होगा अगर R या R' में से कोई भी 3 डिग्री या 2 डिग्री है तो, ठीक है, और अगर दोनों ही 1 डिग्री हैं उस केस में मुझे SN2 रिएक्शन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 2 डिग्री में,
ठीक है, जब दोनों R और R' 2 डिग्री एल्किल ग्रुप होते हैं तो थोड़ा SN1 थोड़ा SN2 दोनों होता है। किस केस में कौन डोमिनेट कर जाए ये बात अलग है। ठीक है, तो यहां देखा जाए डाइल्यूट H2SO4 के साथ आप हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं, आपको H+H2O दे सकता है या H3O+ दे सकता है, सब बात एक ही है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस है। ये बात जानिए, अगर आपने एसिड कैटलिस्ट नहीं लिया होता तो रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, सो देयर इज नो रिएक्शन विथ न्यूट्रल H2O और इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो अगर आपने बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराना चाहा, लेट्स से OH- H2O के साथ, तो भी रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ H2O के साथ कराना चाहा तो भी नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ईथर का नेचर खुद ही न्यूक्लियोफिलिक है। अगर ईथर खुद ही न्यूक्लियोफिलिक है तो वो OH- बेस के साथ या बेस कैटलिस्ट के साथ या न्यूट्रल H2O के साथ जो न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। रिएक्शन कराने के लिए जरूरी है कि आप पहले प्रोटोनेशन कराएं, और प्रोटोनेशन कराने के लिए एसिड कैटलिस्ट होना जरूरी है। ठीक है, अब यहां O18 देके आपको क्या पूछना चाह रहा है कि बेसिकली मैकेनिज्म SN1 है या SN2 है। ठीक है, तो यहां देखा जाए ये वाला 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, यही वजह है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा SN1। यहां पे देखा जाए ये वाला है तो 1 डिग्री, लेकिन ये बेंजाइलिक है, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, इसलिए ये भी SN1 है। यहां पे ये प्लस चार्ज आएगा तो आपको दिख रहा है ये रिंग तो एरोमेटिक हो जाएगी। हाँ, यहां प्लस लगा देते तो ये एंटी एरोमेटिक होता, लेकिन इधर से स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है। ठीक है, तो इधर से तोड़ के स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे, इसको भी SN1 मैकेनिज्म से कराएंगे। ठीक है, और इधर ना किधर से भी आपको स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं मिल सकता, तो इसको तो SN2 से ही कराना पड़ेगा। ठीक बात है, देखा जाए अब यहां पे सबसे पहले SN1 मैकेनिज्म आपने सोचा तो सबसे पहले एसिड कैटलिस्ट का काम कराइएगा, इसको प्रोटोनेट कर दीजिएगा, प्रोटोनेट कर दिया मैंने अपने ईथर को। अब इस प्रोटोनेटेड ईथर पे, ठीक है, आप समझिए अगर SN1 मैकेनिज्म कराना है तो लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दीजिए, ये वाला तो SN2 कराना है। ठीक है, तो इसको अलग देखा जाएगा। यहां पे सबसे पहला स्टेप हम करें कि लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दें, सो आई विल गेट CH3। ठीक है, और ये ऑक्सीजन 18 वाला H इधर चला गया, प्लस CH3 थ्राइस C प्लस, इस केस में क्या हुआ, आई विल गेट C2H5 O18 H प्लस PH CH2 प्लस, यहां पे ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया और मुझे ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन मिल गया। ठीक है, अब ये कार्बोकैटायन मिल गया, अब इस पे वाटर अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, और फिर प्रोटोनेटेड एल्कोहल से आप H+ निकाल लीजिएगा, यू विल गेट फाइनल एल्कोहल प्रोडक्ट, ये वाला। इसमें भी हम सीधे यहीं पे चलें। ठीक है, पहले इस पे H2O का अटैक कराएंगे, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाएंगे, डीप्रोटोनेशन करेंगे, और मुझे फाइनली ये एल्कोहल प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसमें भी मैं सीधे लिख दूं कि मुझे ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये अलग है, यहां SN2 रिएक्शन कराना है। तो H2O वीक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन और कुछ रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता। अब H2O वीक न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो वो अटैक करेगा लेस हिंडर्ड कार्बन पे, यानी इस कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल है, यहाँ पे तो तीनों हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पे अटैक प्रेफरेबल होगा। ठीक है, एंड यू विल गेट CH3OH2 प्लस। ठीक है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल आपको मिला है, इसका डीप्रोटोनेशन कराइएगा, फाइनली ये एल्कोहल बना लीजिएगा। और ये मार्क्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 18, वो तो इस हिस्से के साथ चला जाएगा, तो यू विल गेट CH2 CH3। ठीक है, CH2 CH3, ये मार्क्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और इसके साथ ये H। तो यहां पे आपको मिथेनॉल इथेनॉल मिला। ठीक है, 2 एल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा आपको हमेशा हाइड्रोलिसिस कराने पे। बस ये बात है कि आप SN1 से कराएंगे या SN2 से कराएंगे, उस पर निर्भर करेगा कि ये वाला ऑक्सीजन किस हिस्से के साथ जाएगा। ठीक है, आगे चला जाए,
और हम लोग बात किया जाए हाइड्रोलिसिस ऑफ साइक्लिक ईथर का। ठीक है, मेरे पास अगर 3 साइड का साइक्लिक ईथर है तो इसको हम लोग कहते हैं इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन। ठीक है, इपॉक्साइड हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रिवियल नेम में, IUPAC नेम में ऑक्सीरेन इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो 3 साइड का रिंग है ये हाईली स्ट्रेन्ड है, आप समझ सकते हैं बेयर्स एंगल स्ट्रेन इसमें बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। एसिडिक मीडियम में तो रिएक्ट करेगा ही, एसिड कैटलिस्ट के साथ तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, ये सिंपल न्यूट्रल H2O के साथ भी रिएक्ट कर जा रहा है क्योंकि ये हाईली स्ट्रेन्ड है। रिएक्शन हो जाएगा, आपको दिखेगा रिंग टूट गया, दोनों तरफ OH लग गया। ठीक है, बिल्कुल जैसे हम लोग इसके पहले कर रहे थे। इसके मुकाबले अगर मेरे पास 4, 5 या 6 साइड का साइक्लिक ईथर है तो आप समझिए कि इनमें रिंग स्ट्रेन 3 साइड के मुकाबले काफी कम है। यही वजह है कि ये न्यूट्रल H2O के साथ या बेसिक मीडियम में कोई रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि अगेन ईथर का नेचर कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक। रिएक्शन अगर आपको कराना है तो आपको एसिड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और अगर आपने एसिड कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर लिया तो पहले इसको प्रोटोनेट करा दीजिएगा। ठीक है, प्रोटोनेट करा के आप समझ लीजिएगा कि H2O न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया। ठीक है, वाया SN1 और SN2 मैकेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन कि कितना सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, और उस केस में फाइनल प्रोडक्ट आपको अगेन डाइऑल मिल जाएगा। ठीक है, with this we end for today. Thank you.